है गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज में टोटल 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो 7 नंबर का है, जिसका नाम है मनोभाव और अभिप्रेरणा, इमोशन एंड मोटिवेशन। तो गाइज, ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आई हूँ ये सभी इमोशन एंड मोटिवेशन से रिलेटेड है। टोटल यहाँ पे मैं 25 क्वेश्चन लेके यहाँ पे आई हूँ। ठीक है, और गाइज यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आई हूँ ये सभी इमोशन एंड मोटिवेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है गाइज यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाने लग रहा है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप इस टॉपिक को पूरा देखिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही खालिस्तान है। क्या है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं हम? अभिप्रेरण, समायोजन, सीखना या चिंतन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखना। ठीक है, गेट जो थे उनका मानना था कि जो सीखना यानी लर्निंग जो है वो हमारे अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, तो देखिए, हम जो ट्रेनिंग लेते हैं और हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस होता है उससे जो हमारे व्यवहार में, हमारे व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, आर्मी की ट्रेनिंग करने से पहले और ट्रेनिंग करने के बाद, ठीक है, आपके व्यक्तित्व में, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया वही क्या है? लर्निंग है। ठीक है, जैसे देखिए, आर्मी की ट्रेनिंग से पहले आप कभी भी किसी भी टाइम खाना, नहाना, सोना आप करते थे, लेकिन जब आप ट्रेनिंग करके वापस आते हैं या ट्रेनिंग के टाइम, आपने देखा होगा कि इनकी जो लाइफ है वो सबका टाइम पहले से रहता है। ठीक है, कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे नहाना है, सब आपका टाइमिंग रहता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होता है, एक डिसिप्लिन अपनाना होता है। तो आप इससे पहले डिसिप्लिन नहीं अपनाते थे और आर्मी की ट्रेनिंग के बाद आप डिसिप्लिन अपना रहे हैं, तो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया उससे, ठीक है, वही क्या है? सीखना है, लर्निंग है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुस्सा और अहम के साथ जिज्ञासा निम्नलिखित में से किस बच्चे की पहचान है? कौन से बच्चे की पहचान है? मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, तीव्र बुद्धि या सामान्य की? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंद बुद्धि बच्चे की पहचान है। ठीक है, जो प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और खुद को बहुत अच्छी तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है। लेकिन जो मंद बुद्धि बच्चा होता है उसके अंदर गुस्सा, अहम, नकारात्मक, संवेगात्मक जो गुण है या विशेषताएं हैं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान की क्षमता आने लगती है, कौन से वर्ष में आने लगती है? 11 वर्ष, 9 वर्ष, 5 वर्ष या 2 वर्ष में? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 वर्ष। ठीक है, देखिए 11 वर्ष या इससे अधिक उम्र की जो अवस्था होती है उसमें व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो समस्या का समाधान आसानी से कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो कल्पनाएं करना सीख जाता है, मूर्त और अमूर्त दोनों तरीके की कल्पनाएं वो कर सकता है। ठीक है, और समस्याओं से निपट भी सकता है। तो समस्या के समाधान की जो क्षमता है वो 11 वर्ष से आने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा की अनुचित विधि है, कौन सी विधि अभिप्रेरणा की अनुचित विधि है? देखिए, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, तो मोटिवेशन की अनुचित विधि, ठीक है, कौन सी विधि है जो अनुचित है, जो सही नहीं है? दंड, प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रगति की जानकारी या प्रतिस्पर्धा? तो देखिए, अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है तो आप उसको प्रतिस्पर्धा कराएंगे, कंपटीशन कराएंगे, तो ये तो विधि सही है। प्रगति की जानकारी देंगे, ये भी सही है।
उसकी आप प्रशंसा कर दे ये भी ठीक है, लेकिन जो दंड है वो अनुचित विधि है। ठीक है, देखिए जो दंड होता है वो एक निषेधात्मक प्रेरणा होती है। दंड देने से क्या होता है कि विद्यार्थी की जो असफलता, ठीक है, असफल होने का जो डर होता है, प्रतिष्ठा खोने का, अपमान इत्यादि की जो संभावनाएं होती है वो इसमें कम हो जाती है। ठीक है, तो आप दंड से अच्छा आप उसे पुनर्बलन पर जोर दें, क्योंकि वो दंड से अधिक प्रभावशाली होता है। तो जो अनुचित विधि है वो यहाँ पे हो जाएगी दंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, विद्यार्थी व्यक्तित्व को साकार करने वाला घटक है। कौन सा घटक है? वातावरण, पर्यावरण, परिवेश या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए विद्यार्थी व्यक्तित्व को साकार करने वाला जो घटक होता है वो वातावरण में भी आ जाएगा, पर्यावरण भी और परिवेश भी। वातावरण में क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपने व्यवहार और व्यक्तित्व को ढालता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और खाली स्थान में घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध है? अभिवृद्धि, स्वीकार्यता, मापन या समायोजन। तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, समायोजन मतलब एडजस्टमेंट। ठीक है, दोनों में क्या है? घनिष्ठ संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण, पहचान और विश्लेषण योग्यता किस उद्देश्य से परिभाषित होती है? कौन से उद्देश्य से परिभाषित होती है? अवबोधात्मक, अवलोकनात्मक, ध्यानात्मक या क्रियात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवबोधात्मक। देखिए अवबोधात्मक उद्देश्य से वर्गीकरण, ज्ञानात्मक उद्देश्य से पहचान और विश्लेषण से अंतर करने की योग्यता आती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। जो देखिए जब किसी विद्यार्थी या बच्चे के द्वारा कोई गलतियां की जाती है, कोई त्रुटियां होती हैं, तो क्या है? बच्चे को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्ह करने के अवसर हैं, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक है, तो गलत है। क्योंकि अगर कोई शिक्षार्थी, कोई बच्चा गलती और त्रुटि कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता का सूचक है। ठीक है, देखिए कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। देखिए अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है, कोई त्रुटि कर रहा है, तो आप उसके चिंतन को समझें और चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ठीक है, ताकि शिक्षार्थी को सीखने का स्तर जो है वो बढ़ाया जा सके। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकडूगल अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? कितने संवेग हैं मैकडूगल के अनुसार? 3, 9, 14 या 12। तो देखिए मैकडूगल कौन थे? तो एक मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद हैं। ठीक है, और इनके अनुसार जो संवेगों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वो 14 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। संवेगों की संख्या कितनी है? 14 है। और संवेग क्या है? संवेग एक भावनात्मक मनोदशा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान का संबंध है। ध्यान का संबंध किससे है? योग्यता से, अवधान से, व्यवधान से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्यान का संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधान से। ठीक है, अवधान मीन्स अटेंशन से। चलिए अगला बढ़ते हैं। पार्श्विक वित्त निम्नलिखित में से किस कारण होता है? देखिए ईड, ईगो, सुपर ईगो या उपरोक्त सभी के कारण। किसके कारण होता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईड के द्वारा। ठीक है, ईड के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको पहले भी कराया हुआ है। ठीक है, तो बताइए क्या कहलाता है?
सीखने की विधियां, सीखने का स्थान ग्रहण, सीखने का पठार या सीखने में रुचि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने में स्थान ग्रहण। ठीक है, एक परिस्थिति में अगर आपने किसी परिस्थिति में कोई नॉलेज इकट्ठा किया और दूसरी परिस्थिति में आप उसका उपयोग कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, वो सीखने में स्थान ग्रहण कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुचि का संबंध है, किससे है? रुचि का संबंध योग्यता से, अवधान से, योग्यता व अवधान दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी। ठीक है, रुचि का जो संबंध है वो योग्यता से भी है और अवधान से भी है। ठीक है, रुचि क्या है? तो रुचि देखिए, रुचि वो एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन प्रत्यय निर्माण का अंतिम सोपान है। क्या है सन प्रत्यय निर्माण का अंतिम सोपान? पृथक्करण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या सामान्यीकरण। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्यीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुचि का प्रेरक कारक निम्नलिखित में से कौन है? कौन है रुचि का प्रेरक कारक? अभिप्रेरणा, अभियोग्यता, अभिक्षमता या अभिगम्यता। क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरणा। ठीक है, यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन ही है जो विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ठीक है, इसीलिए जो टीचर होता है, एक शिक्षक होता है, वो स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, उनसे प्रश्न पूछ के, ठीक है, उनके अंदर रुचि पैदा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। देखिए इससे पहले हमने अंतिम सोपान देखा था, अब यहाँ पे आ गया प्रथम सोपान। ठीक है, तो कौन था प्रथम सोपान? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथक्करण। ठीक है, देखिए पृथक्करण इसका प्रथम सोपान है और सामान्यीकरण इसका अंतिम सोपान है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पृथक्करण मतलब कि किसी भी विषय वस्तु को अलग व स्वतंत्र रूप से देखने की क्षमता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिवृत्ति संप्रत्यय है। क्या है अभिवृत्ति संप्रत्यय? देखिए अभिवृत्ति क्या होती है? अभिवृत्ति क्या हो जाएगा? संज्ञान परक, क्रिया परक, संवेगात्मक या ये सभी। तो अभिवृत्ति क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति एक खास ढंग से अनुक्रिया करने की एक मानसिक तत्परता। ठीक है, इसमें आपका संज्ञान परक भी आता है, क्रिया परक भी आता है और संवेगात्मक भी आता है। ठीक है, ये सभी जो है अभिवृत्ति का संप्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान आकर्षित होने में खाली स्थान की प्रमुख भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है ध्यान को आकर्षित होने में? तो क्या हो जाएगा? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन की तीव्रता। ठीक है, देखिए ध्यान को आकर्षित होने में उद्दीपन तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, यह उत्प्रेरक का पर्याय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। किससे भिन्न होते हैं? व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास की दर में भिन्न होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन है, किसका कथन है ये? कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये कथन किसका है? शेफर का, हैंडफोल्ड का, डेवर का या
लेबेल का। तो देखिए ये जो कथन है वो है, और ये डेवल नहीं है, ये ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइवर का है, ड्राइवर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। कौन है अवधान के आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु या प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुचि, लक्ष्य, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ठीक है, ये जो है व्यवधान के आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूख, प्यास, सुरक्षा की आवश्यकता सभी खाली स्थान प्रेरक है। क्या है? कृत्रिम प्रेरक है, अर्जित, सामाजिक, प्राकृतिक या स्वाभाविक। कौन सी प्रेरक है ये? तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रेरक है। ठीक है, देखिए जो वैज्ञानिक थे अब्राहम मैस्लो, वो जो है भूख प्यास को प्रथम आवश्यकता मानते थे। ठीक है, प्रथम या बुनियादी आवश्यकता उन्होंने इसको कहा था। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्राकृतिक या स्वाभाविक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोदशा का उदाहरण है। क्या है मनोदशा का उदाहरण? अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुचि। ठीक है, रुचि क्या एक मनोवृत्ति है। ठीक है, रुचि क्या होती है? एक मनोवृत्ति है जिसका गहन स्तर अभिरुचि कहलाता है। ठीक है ना, तो मनोदशा का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा रुचि। चलिए अगला नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। छात्रगत समस्याओं का पता किस परीक्षण से संभव है? कौन से परीक्षण से संभव है? छात्रगत जो समस्याएं होती है उसका पता किससे चलता है? संज्ञानात्मक, निदानात्मक, भावनात्मक या कार्यात्मक। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा ही जो है शिक्षक छात्र की कमजोरियों का पता लगाता है और उसका उपचार करता है। ठीक है, और निदानात्मक परीक्षण जिसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी छात्र की परेशानी का पता लगाते हैं और उसकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये आज के 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।